बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 7. Your subject is General Science. Students, previous lecture में हमने physical changes के बारे में डिस्कस किया था. आज हमने chemical changes के बारे में पढ़ना है. So open your book, page number 57. Have you opened your books? Okay, let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल चेंजेस. जैसा कि मैंने आपको बताया था कल कि जो फिज़िकल चेंजेस हैं वो चेंजेस हैं जो कि सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करती हैं. और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इस चेंज के अंदर ये होता है कि आपके पास जो आपका मटेरियल है वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है. और इस रिएक्शन को हमने रिवर्सिबल रिएक्शन भी कहा था. अब हम केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कल भी कि ये इर्रिवर्सिबल चेंज कहलाता है. क्या कहलाता है? इर्रिवर्सिबल चेंज, यानी कि ये इजीली अपनी उस ओरिजिनल स्टेट में नहीं जा सकता, बल्कि हमें कुछ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इसको वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में लाना पड़ता है. तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड है कि हम इसे अपनी ओरिजिनल स्टेट में ला सकें. तो स्टूडेंट्स, केमिकल चेंजेस वो चेंज हैं जो कि अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं जा सकता. इसे हम इर्रिवर्सिबल चेंज भी कहते हैं. और इसके अलावा ये परमानेंट चेंज भी कहलाता है. और केमिकल चेंज वो चेंज है जिससे हमारे पास कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, यानी कोई नई चीज़ बनती है. तो जब हम कुछ मटेरियल्स को मिलाते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं, तो उसे हम साइंस की टर्म में कंपाउंड भी कहते हैं. कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें केमिकली कंबाइन होती हैं तो हम उसे कंपाउंड कहते हैं. जैसे मैंने आपको वाटर की एग्जांपल दी थी कि जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास वाटर बन जाता है, राइट. और हमें वापस ये टर्म चाहिए होगी तो हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करते हैं, जिसमें हम लोग इसके मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिकली ब्रेक डाउन करेंगे और उसके बाद ये स्प्लिट होके वापस हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स, इसलिए केमिकल चेंजेस से हमारे पास कुछ न्यू सब्सटेंस बनता है. तो ये चीज़ आपने, इसके जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपने याद रखने हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या था कि ये परमानेंट चेंज होता है. इसको हम इर्रिवर्सिबल चेंज या इर्रिवर्सिबल रिएक्शन भी कहते हैं, यानी कि वो रिएक्शन जो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जा सकता. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट अ परमानेंट चेंज. और इसके अलावा
आप देखिए कि ये वो चेंज है कि जिसके अंदर हमारे पास कोई न्यू सब्सटेंस बनता है। तो अब इसमें अगर हम लोग एग्जांपल्स देखें केमिकल चेंज की, तो वो बन सकती हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट कहते हैं जंग को, ठीक है। इसके अलावा डाइजेशन ऑफ फूड, जो चीज़ आप एक दफ़ा खा चुके हैं, ठीक है, तो वो आप वापस उसकी ओरिजिनल स्टेट में तो नहीं ला सकते, क्योंकि आपने जैसे कुछ खाया, जैसे आपने रोटी वगैरह खाई है, तो उसका जो एक टुकड़ा है या लुकमा है, जब आपने वो चबाया है, चबाने के बाद वो वापस अपनी उस स्टेट में नहीं जा सकता। और जैसे ही आपकी डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें उसका बिल्कुल वो जूस फॉर्म में हमारे पास आगे आता है, जो हमारी बॉडी को सेल्स तक पहुंचता है। बहरहाल ये आपका दूसरा टॉपिक है। जस्ट आपको केमिकल चेंज के बारे में बताने के लिए इसकी एग्जांपल यहाँ पे कोट की गई है, डाइजेशन ऑफ फूड। तीसरी चीज़ है बर्निंग ऑफ पेपर या कोल, बर्निंग ऑफ पेपर या कोल, कोल कहते हैं कोयले को। तो स्टूडेंट्स ये वो एग्जांपल्स हैं केमिकल चेंजेस की कि जिनसे हमारे पास कोई न्यू सब्सटेंस बनता है और इससे जो है ये परमानेंट चेंज होता है, राइट। दूसरी चीज़ जो मैंने कल भी आपको बताई थी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो रिएक्टेंट्स कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी है H2+O। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड हैं हमारे रिएक्शन के लिए, ये रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट्स। और इन रिक्वायरमेंट से जो हम आगे चीज़ बना रहे हैं, जो चीज़ हमारे पास आगे इन चीज़ों से बनकर आएगी, वो क्या कहलाती है? प्रोडक्ट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो चीज़ हमारे पास आगे बनती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, राइट। तो आप ये देखिए कि आपको, जैसे मैंने कल भी एग्जांपल बताई थी कि जैसे आपने केक बनाना है या कोई भी आप डेली लाइफ एग्जांपल ले लें, इजी वे में देखा जाए तो चाय बनाने की यानी मेकिंग टी, उसकी एग्जांपल बहुत इजी है कि आपको उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो टी लीव्स चाहिए, मिल्क चाहिए, ठीक है, शुगर चाहिए, तो ये आपके रिएक्टेंट्स हैं। और उसके बाद जब आप इन सब चीज़ों को आपस में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो टी है। इसी तरह आपने जो है और एग्जांपल डेली लाइफ से कोट कर सकते हैं। जस्ट आपने ये याद रखना है कि रिएक्टेंट्स क्या हैं? वो चीज़ें जो हमें चाहिए आगे किसी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, वो रिएक्टेंट्स कहलाती हैं। और जो चीज़ हमारे पास बनकर आती है, यानी केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ हमारे पास कोई न्यू सब्सटेंस बनता है, उसको हम लोग प्रोडक्ट्स कहते हैं, राइट। अब जो हमारा टॉपिक है केमिकल चेंजेस में, वो फर्स्ट कि ऑक्सीजन का क्या रोल है केमिकल चेंजेस में या केमिकल रिएक्शन में। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का क्या रोल है केमिकल रिएक्शन में? तो फर्स्ट हमारे पास जो इसका टॉपिक है वो है कंबस्शन। कंबस्शन, ठीक है, यानी कि जलाने का अमल, किसी भी चीज़ को इग्नाइट करना, उसको फ्लेम देना, ये सब कुछ। इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ मैच स्टिक की। इसकी एग्जांपल में क्या आएगा? मैच बॉक्स और मैच स्टिक, यानी कि माचिस जैसे आप कहते हैं, और मैच स्टिक, मैच स्टिक। तो इस सूरत में होता है कि जब आप मैच बॉक्स पे मैच स्टिक को रब करते हैं, ठीक है, उसको साइड से रब करते हैं, तो आपने देखा है कि वो जल जाती है, बर्न कर जाती है, इट बिगिंस टू बर्न। तो इस प्रोसेस को हम लोग कंबस्शन कहते हैं। लेकिन अगर मैं इसको केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखूं तो कंबस्शन वो केमिकल रिएक्शन है जो हवा से ऑक्सीजन को लेकर रिएक्ट करता है किसी भी फ्यूल के साथ। जो मैच स्टिक पे मसाला लगा हुआ होता है ना, ऊपर आगे से जो इसका ये एरिया होता है, जो इसका ये एरिया है, ये फ्यूल का काम करता है, ठीक है। और अगर मैं इसको केमिकल रिएक्शन के थ्रू इसको बताना चाहूँ कंबस्शन को, तो मैं क्या बताऊंगी? ये मैच स्टिक को मैंने आपको बताया है, ये मैच स्टिक है,
स्टिक तो ऑब्वियसली आपको पता है वुड की बनी हुई है, इसके ऊपर जो मटेरियल होता है वो फ्यूल यानी जलाने का काम करता है, वो कोई भी मटेरियल हो सकता है, कार्बन, ठीक है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन को बताना चाहूँ आपको यानी कंबस्शन को केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो मैं इसको इस तरह लिखूंगी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से आई है हमारे पास, हवा से, तो हमारे पास क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आप जानते हैं कि गैस है। तो कंबस्शन वो रिएक्शन है जो कि जलने में मदद देता है, और इसकी जो एग्जांपल मैंने आपको बताई है वो मैच स्टिक की और मैच बॉक्स की है, जिसमें आप उसको इजीली बर्न कर सकते हैं या जला सकते हैं। तो स्टूडेंट इसी तरह देखा जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन इसमें रिएक्टेंट्स हैं, और जब ये हमारे पास जो इसमें न्यू सब्सटेंस आया वो कार्बन डाइऑक्साइड है, विच इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल थी वो कंबस्शन की थी। स्टूडेंट्स आगे हमारे पास कुछ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले तो हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूछा गया, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, इट्स सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो ये देख लेते हैं पहले। कोलेस्ट्रॉल के बारे में अमूमन जो है वो डेली लाइफ में भी बात की जाती है, जैसे कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ वगैरह, तो उसमें कुछ टेस्ट वगैरह भी दिए जाते हैं। लेकिन ये है क्या और इसका हमारी बॉडी में क्या मतलब इसकी ज़रूरत क्या है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कोलेस्ट्रॉल, राइट, ये आपके केमिकल चेंजेस से हटकर है। तो स्टूडेंट्स कोलेस्ट्रॉल बेसिकली फैट है, वैक्सी सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन्स, हार्मोन्स और विटामिन डी को बनाने का काम करता है। क्या है, बेसिकली फैट है और वैक्सी सा सब्सटेंस है। वैक्सी सब्सटेंस क्या काम करता है, हमारी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करता है, क्योंकि आप प्रीवियस क्लास में सेल के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। तो सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं, उसके बाद जो सेकंड लेयर है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो साइटोप्लाज्म को कवर कर रही होती है। तो कोलेस्ट्रॉल यानी कि फैट वैक्सी सब्सटेंस होता है, तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन, हार्मोन्स वगैरह इन सब चीज़ों को बनाने का काम करता है। स्टूडेंट्स ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे आता है, स्टूडेंट्स ये हमारे ब्लड के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर आता है, जिसमें जब हम कुछ खाते हैं तो फूड के ज़रिए आता है, ठीक है, और उसके बाद हमारा लिवर जो है इसको कोलेस्ट्रॉल को बनाने का काम करता है हमारी बॉडी के मुताबिक। तो स्टूडेंट्स अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, यानी अगर इसका लेवल बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल जितना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे बढ़ जाए, तो ऑब्वियसली एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि कोई भी चीज़ जिसकी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए या आ जाए आपकी बॉडी में या किसी तरह भी, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल के सोर्सेज क्या हैं, ये तो हमारी फूड से आता है, ठीक है। अगर सोर्सेज की बात की जाए तो ये फूड के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर आता है, और उसके बाद जो लिवर है इसको यूज़ करते हुए यानी कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी की नीड के मुताबिक जो है यूज़ करता है। क्योंकि आपको पता है कि लिवर में एक बाइल होता है, ग्लैंड, जो कि फैट्स की डाइजेशन का काम करता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये हमारे फूड के अंदर से आता है। फिर लिवर जो है इसको हमारी बॉडी की नीड के मुताबिक कर देता है। लिवर में एक ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं बाइल, जो किस चीज़ की डाइजेशन करवाता है, फैट्स की। तो जितनी नीड हमारी बॉडी को होगी वो लिवर उसको उतना एब्जॉर्ब करा देगा हमारी बॉडी में। अगर इसकी क्वांटिटी या लिमिट बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ सकता है, क्योंकि ये फैट है ना। तो जब फैट ज़्यादा हो जाएगा तो ये हमारी आर्टरीज और जो हार्ट की वेसल्स वगैरह हैं उनके ऊपर चिपक जाएगा, जम जाएगा। तो ब्लड का फ़्लो क्या होगा, उसको प्रेशर इंसर्ट करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट की जो डिजीज़ हैं उनका रिस्क बढ़ जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, फैट है, वैक्सी सब्सटेंस है,
फूड से हमारी बॉडी में आता है और लिवर इसको हमारी बॉडी के मुताबिक जो है उसको यूज़ करता है और डाइजेशन करवाता है। अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो ये हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ा देता है, यानी दिल की बीमारियां जो हैं इसकी वजह से बढ़ जाती हैं, क्योंकि फ़ैट जगह जगह पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा होगी। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होगा कि ब्लड फ्लो नहीं हो सकेगा अच्छे तरीके से, और प्रेशर इंसर्ट करने की वजह से कोई ब्लड वेसल भी रप्चर हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये इसके सोर्सेज भी समझ आ गए और इसका इफ़ेक्ट भी पता चल गया कि ये क्या करते हैं। तो जो हमारी कॉमन फूड है जिसमें हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं वो जैसे रेड मीट है, बीफ, इसके अलावा आप जो डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं जैसे क्रीम है, होल मिल्क है, बटर है, फ्राइड फूड्स हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे इसके सोर्सेज हैं। ठीक है, जैसे कि रेड मीट, होल मिल्क यानी फुल क्रीम, इसके अलावा आप इसमें फ्राइड फूड इस्तेमाल करते हैं यानी तली हुई चीज़ें, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर फ़ैट जो है ना वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जब फ़ैट जगह जगह डिपॉजिट होता है आपकी ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड को उसकी वेसल्स को कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है उनके अंदर, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, तो कोई ब्लड वेसल भी रप्चर हो सकती है और हमारे हार्ट के प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकते हैं। राइट, सो स्टूडेंट्स, ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेट में फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिया। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज फिजिकल एक्सरसाइज कीप यू फिट एंड हेल्दी। स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये कि एक्सरसाइज जो है वो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, आपकी फिटनेस में एक जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से आपके हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है, यानी आपका हार्ट, उसकी सर्कुलेशन वगैरह, ब्लड फ्लो तेज़ होता है, ऑक्सीजन लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। इसके अलावा हार्ट डिजीज़ वगैरह का रिस्क कम हो जाता है। अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हैं या हार्ट अटैक वगैरह, तो उसका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर है एक तो वो बिल्कुल मेंटेन रहता है, और जो ट्राइग्लिसराइड्स यानी कि फैटी एसिड्स हैं वो या फैट है वो बर्न होता है। तो हम सब जानते हैं कि हमें हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज उसमें से जो है ना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें हेल्दी बनाता है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो इसलिए एक्सरसाइज जो है वो ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी को, एक तो हम फिट रहते हैं, अपने टास्क बड़े एक्टिवली परफॉर्म करते हैं, और इसके अलावा आपको जो डिजीज़ हैं वो कम होती हैं। ठीक है, और आपका फैट बर्न होता है जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है, हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम हो जाता है। राइट, तो ये कुछ आपके क्वेश्चन थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। आगे देखिए, कंबस्चन का टॉपिक पढ़ लिया हमने, इसका जो सेकंड पार्ट था वो है रस्टिंग। तो अब रस्टिंग क्या है, लेट्स सी। कंबस्चन में मैंने आपको बताया कि वो जलने का काम करता है। कंबस्चन, दूसरी चीज है रस्टिंग। स्टूडेंट्स, रस्टिंग के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि रस्ट हम जंग को कहते हैं। ठीक है, तो रस्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि जब ऑक्सीजन मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करती है आयरन पर, तो ये कन्वर्ट कर देती है आयरन को आयरन ऑक्साइड यानी कि रस्ट पर। तो अगर मैं इसको इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगी, ये क्या हो गया, Fe क्या है, आयरन है, O2 क्या है, ऑक्सीजन जो कि मॉइस्ट एयर से आएगी। अब स्टूडेंट्स, Fe आयरन है, ऑक्सीजन O2 मॉइस्ट एयर से, और हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये आएगी। तो स्टूडेंट्स, आप ये देखिए कि हमारे पास आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, आयरन प्लस ऑक्सीजन मॉइस्ट एयर, और हमारे पास ये जो प्रोडक्ट आई है वो है आयरन ऑक्साइड, जिसे हम रस्ट कहते हैं कॉमनली, जंग।
अक्सर हम, जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हमारे घर में टेरेस पर या बहुत सी और जगह पर जो है ग्रिल लगी होती है। आप इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल्स मैं आगे आपको कोट करती हूँ एक्टिविटी के थ्रू, ताकि आपको पता चल सके कि हम किस तरीके से जो है रस्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अक्सर ये होता है कि जो हमारी आयरन की चीज़ है ना, उसके ऊपर ये रस्टिंग होती है, ठीक है, क्योंकि आयरन पे जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो हमारे पास आयरन ऑक्साइड बनाती है, जिसे हम रस्ट कहते हैं। और हम आयरन को रस्ट से बचाने के लिए अक्सर उसके ऊपर पेंट वगैरह कर देते हैं, ताकि ऑक्सीजन का रिएक्शन ना हो सके आयरन के साथ, और ये जो जंग है उससे ज़्यादा से ज़्यादा बचा जा सके। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है 5.4, जिसमें आपने एक आयरन नेल लेना है और उसके बाद उसको क्लीन कर लेना है सैंड पेपर से, ठीक है, रेगमाल जिसे बोलते हैं, सैंड पेपर, उसे हम क्लीन कर लें उसे अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको एक मॉइस्ट एयर में रख देना है 4 to 5 डेज। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर जो है ना वो जंग लगना शुरू हो जाएगा। यानी आपने पहले एक बिल्कुल जो है ना वो नेल लेना है जो रस्टेड नहीं है, और उसके बाद आपने उसको रख देना है किसमें, मॉइस्ट एयर में। तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप ये एक्टिविटी घर में भी करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो एक्टिविटी आपको बाद में लैब में करवाई जाएगी वो आप देख लें। ये भी आप वैसे घर में कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो आपने क्या करना है कि 3 जो है ना वो लेने हैं आयरन नेल्स। ये बात याद रखिएगा कि रस्ट जो है ना, जंग ये वाला, ये आयरन के ऊपर ही लगता है। जो अगला हमारा टॉपिक है ना, उसमें आपको क्लियर होगा कि रस्ट और टार्निश में क्या फ़र्क है। पहले आप ये देखें कि हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, ठीक है। हम इन्हें नाम दे देते हैं A, B एंड C, राइट। अब आपने इसको ऊपर से लिड से कवर कर देना है, ठीक है। ये रबर की होती है लिड। अक्सर जब बोटल्स मिली करती थी, ये फिजी ड्रिंक्स मिलती थी, तो उनके ऊपर इस तरह की लिड होती थी, यानी कवरिंग, जो कि अंदर उसके स्टॉपर के तौर पे काम करती है। तो आपने क्या करना है, इन तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने नेल को डाल देना है, यानी आयरन नेल कील को, और उसमें पानी डाल देना है। पहले में तो आपने जो कील डालना है वो आपने रस्टेड नेल लेना है, रस्टेड नेल, और इसमें क्या है, वाटर, और ये ऊपर हवा है। दूसरे में क्या करना है, आपने नेल लेना है, वाटर के अंदर डालना है, और यहाँ पे एक ऑयल की लेयर छोड़ देनी है पानी के ऊपर, ये ऑयल है, राइट। और उसके बाद थर्ड में आपने क्या करना है, कैल्शियम क्लोराइड और ड्राई एयर। उसमें आपने पानी नहीं डालना, यानी इसमें वाटर नहीं हम डालेंगे, इसमें हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे कैल्शियम क्लोराइड के, और इसके अंदर हम नेल डाल देंगे, राइट। और ये इसी तरह एयर होगी, यहाँ पर भी एयर है। तो स्टूडेंट्स, अब हमने ऑब्जर्व करना है कि कौन सा जो नेल है उसके ऊपर जंग लग जाएगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट को मैं अब आपको डिफाइन करती हूँ कि फर्स्ट एक्टिविटी में क्या है। इसके ऊपर जो है वो इस वजह से जंग लग जाएगा क्योंकि हवा भी थी, हवा में ऑक्सीजन होती है, पानी भी था और नेल भी है, राइट। इस वजह से इसके ऊपर जंग लग जाएगा, क्योंकि हमने इसकी अभी डिटेल पढ़ी कि आयरन, मॉइस्ट ऑक्सीजन और एयर, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो आयरन ऑक्साइड आएगा, जो कि जिस पे जंग लग जाता है। अब दूसरी चीज़ में ऑयल क्यों डाला है। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि कुछ लिक्विड्स होते हैं जो इमिसिबल होते हैं, यानी उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, वो एक से दूसरे लिक्विड के अंदर जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकते। तो ऑयल और वाटर, ऑयल इमिसिबल है, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता। इस वजह से क्या होगा कि ऑयल बैरियर का काम करेगा, और बैरियर का काम करने की वजह से क्या होगा कि ये जो हवा है ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकेगी, जिस वजह से इस कील के ऊपर जंग नहीं लगेगा, राइट।
क्योंकि ऑयल क्या काम कर रहा है, ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, इमिसिबल लिक्विड है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इमिसिबल लिक्विड को अगर मैं आपको समझाऊं तो हमने पोटैश एलम यानी फिटकरी के बारे में पढ़ा था कि अगर पानी को बॉयल करना है यानी उसको प्योरीफाई करना है तो हम उसके अंदर अगर ये डाल दें तो सारे पार्टिकल्स जो हैं पोटैश एलम के साथ चिपक जाएंगे और पानी आपका प्योरीफाई हो जाएगा, जिसको हम डीकेंटेशन भी कहते हैं। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए था कि इमिसिबल लिक्विड क्या होता है। फर्स्ट वाले में तो जंग लग जाएगा नेल को, क्योंकि इसमें हमारे पास वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं जो रस्टिंग के लिए चाहिए। सेकंड में ऑयल की लेयर उसको प्रोटेक्ट कर रही है, एक बैरियर के तौर पे काम कर रही है वाटर के आगे, कि वो और जो बीच में कील है उसको जंग ना लग सके। जो सी है टाइप, इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड है और इसके अलावा हमारे पास एयर है। अगर आप कैल्शियम क्लोराइड नहीं भी डालते, ठीक है, हवा है खाली और नेल है, तो आप मुझे ये बताइए कि इसके ऊपर क्या जंग लगेगा? नहीं, क्योंकि हमारे पास वाटर नहीं है, सिर्फ एयर है, वो भी ड्राई एयर है, मॉइस्ट नहीं है। इस वजह से ये भी जो है रस्टिंग से बच जाएगा। तो ये एक्टिविटी में आप नेल घर में भी देख सकते हैं, कुछ के ऊपर जंग लगा भी होगा, कुछ के ऊपर नहीं होगा। तो आप उनको एक्टिविटी के थ्रू जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह उनके ऊपर जंग लग सकता है और किस तरह उनके ऊपर जंग नहीं लग सकता। सो नेक्स्ट टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा टार्निशिंग। कंबस्शन हो गया, रस्टिंग जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया है, और जो थर्ड है टार्निशिंग। ये क्या होता है स्टूडेंट? अगर मैं इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करूं, रस्टिंग और टार्निशिंग को, तो इनमें डिफरेंस ये है कि रस्ट जो कि जंग है, ब्राउन और ऑरेंज कलर की जो लेयर है वो लगती है सिर्फ आयरन के ऊपर। किस पे लगती है? सिर्फ और सिर्फ आयरन पर ये जंग लगता है, जिसे हम रस्टिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, टार्निशिंग जो है ये एक थिन लेयर है जो कि डिफरेंट मेटल्स के ऊपर लग जाती है, यानी ये थिन लेयर है, थिन फिल्म है जो कि सरफेस के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट के लग सकती है, वो चाहे सिल्वर है, कॉपर है, ब्रास है, एल्युमिनियम है या मैग्नीशियम है, ठीक है। तो उनकी एक थिन सी लेयर ऑब्जेक्ट के ऊपर लग जाती है। ये डल होती है, ब्लैकिश और ग्रेइश कलर में होती है। किस कलर में होती है? ब्लैक एंड ग्रे। और आयरन का कलर क्या है? ऑरेंज और ब्राउन। रस्ट का कलर ये कलर होता है। तो स्टूडेंट्स, रस्टिंग के अंदर क्या होता है कि ये एक लेयर होती है, लेकिन ये थोड़ी मोटी लेयर होती है जो कि आयरन के ऊपर लगती है। टार्निश क्या है? एक थिन सी लेयर है जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लग सकती है, वो कोई भी मेटल हो सकता है, जिसमें ब्लैक और ग्रे कलर की ऊपर एक लेयर आ जाती है बारीक सी, जिसे हम लोग टार्निशिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। तो स्टूडेंट्स, ये एक वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर जाती है। ज़रूरी नहीं है कि वो आयरन के साथ करे। जब वो आयरन के साथ रिएक्ट करेगी तो हम उसे रस्टिंग कहेंगे, लेकिन अगर ऑक्सीजन किसी भी सब्सटेंस या मेटल के साथ रिएक्ट करे और उसके ऊपर ब्लैक और ग्रे सी लेयर आ जाती है थिन, उसे हम कहते हैं टार्निशिंग, राइट। इसमें ये होता है कि आपकी जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करती है कुछ सब्सटेंसेस के साथ, यानी आप कह सकते हैं कि इसमें मेटल्स हैं कुछ, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक बारीक सी लेयर आ जाती है, राइट। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ, सिल्वर और हाइड्रोजन सल्फाइड की और प्लस ऑक्सीजन, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो सिल्वर सल्फाइड और वाटर की लेयर आएगी, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो आपको डिफरेंस पता चल गया रस्टिंग और टार्निशिंग के बारे में, कि रस्टिंग क्या है जो आयरन के ऊपर लेयर आती है, और टार्निशिंग जो ब्लैक और ग्रे यानी बारीक सी लेयर होती है। इसमें फ़र्क ये है कि डिफरेंट सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करती है ऑक्सीजन, और इसमें डिफरेंस ये है कि सिर्फ ऑक्सीजन आयरन के साथ रिएक्ट करती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद है हमारा टॉपिक हीटिंग ऑफ शुगर। हीटिंग ऑफ शुगर यानी अगर हम शुगर को हीट करें, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल चेंजेस।
तो केमिकल चेंजेस में यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स कोट की गई हैं। तो यहाँ पे आपको पहले शुगर की एग्जांपल बताती चलूँ कि वो क्या है। पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। जब आप 9th-10th के लेवल पर प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे देन आपको इन टेस्ट ट्यूब के बारे में दिखा भी दी जाएंगी और इसके बारे में बता भी दिया जाएगा कि हम इसे किस तरह यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। ये हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं जिसको हमने हीट करना है। ये फ्लेम बना सकते हैं आप किसी तरह भी, कि जस्ट यहाँ आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। हमारे पास है शुगर, ठीक है। आपने क्या करना है कि शुगर को हीट करना है स्ट्रॉन्गली। आप देखेंगे कि वो ब्लैक मैस में चेंज हो जाएगी और कार्बन और वाटर में। जब वाटर उसमें से इवेपोरेट हो जाएगा स्टीम की फॉर्म में, तो वाटर कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा और शुगर बना देगा। लेकिन ये वापस अपनी उस हालत में नहीं जा सकता, यानी जो फिजिकल स्टेट होती है उसमें नहीं जाएगा। तो ये केमिकल चेंज कहलाता है। यानी इसमें ये शुगर है और ये रिएक्ट कर रही है, यानी इवेपोरेट कर रही है, और यहाँ पर इसका ये ब्लैक मैस रह जाएगा। तो जब हम इसको स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे शुगर को, तो आप ये देखेंगे कि वाटर इसमें से इवेपोरेट हो जाएगा और कार्बन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बना देगी, हमारे पास जो सब्सटेंस आएगा केमिकली वो क्वाइट डिफरेंट होगा दूसरे सब्सटेंस से जो शुगर में था। यानी ये जो शुगर है जब इसे हम स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे तो हीट वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, जो सब्सटेंस हमारे पास बचेगा वो ब्लैक मैस, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कार्बन, राइट। तो ये बिल्कुल डिफरेंट होगा हमारे पहले वाले प्रोसीजर से जिसमें हमने वाइट शुगर डाली थी। तो ये वो स्टेट है जिसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। ये वापस अपनी उस कंडीशन में नहीं आ सकता क्योंकि इसमें वाटर इवेपोरेट हो गया और जो ये हमारे पास मटेरियल बचा है वो ब्लैक मैस है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शुगर की ये दूसरी केमिकल फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स इसकी भी इक्वेशन यहाँ पर दी गई है, C12H22O6। ये शुगर का फॉर्मूला, ये आपने याद रखना है। अब स्टूडेंट्स कुछ इसके अंदर ऐसी बातें हैं जिसकी डिटेल आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, सो आपने ये याद रखना है कि शुगर का फॉर्मूला क्या है। अब जब हम इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, हीट करने के बाद हमारे पास 12 कार्बन और जो चीज थर्ड आएगी हमारे पास वो 11H2O, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये 12 कार्बन इसी तरह H22 में 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, ये H22 आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं और इम्बैलेंस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं ये डिटेल आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपने जो चीज़ याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि जो केमिकल चेंजेस के अंदर रिएक्शन हो रहा है वो वापस अपनी उस कंडीशन में नहीं जा सकता, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। जैसे शुगर को हीट करने से देखें कि वाटर इवेपोरेट हो गया और ब्लैक मैस हमारे पास बच गया, मतलब हम उसको वापस अब उसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लेकर आ सकते, राइट। नेक्स्ट जो हमारा है इसी के ही एग्जाम्पल में सेकेंड एग्जाम्पल है पोटेशियम क्लोरेट। हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। अगर हम पोटेशियम क्लोरेट को हीट करें, बेसिकली ये केमिकल्स हैं जो कि आप 9th-10th में पढ़ेंगे कि इनका यूज़ किया, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। कैल्शियम क्लोरेट को हम बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप देखें फायरवर्क्स वगैरह के अंदर ये स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको हम लोग एक्सप्लोजिव्स, फायरवर्क्स और सेफ्टी मैचेस वगैरह या डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स इनको लैब में यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल में। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि पोटेशियम क्लोरेट लेना है,
ये पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको हीट करना है। जब हम हीट करेंगे टेस्ट ट्यूब में डालकर तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। मेल्ट होके ये क्लियर लिक्विड में चेंज हो जाएगा और जब हम इसको फर्दर हीट करेंगे तो बबल्स बनेंगे गैस के, और आपको पता है गैस इवेपोरेट हो जाती है तो हमारे पास वाइट सॉलिड मटेरियल रह जाएगा, वो होगा पोटेशियम क्लोराइड का। क्या होगा मटेरियल? पोटेशियम क्लोराइड का। के जो है वो पोटेशियम का सिंबल है, ClO3 क्लोरेट का फॉर्मूला है। सो अगर हम इन्हें कंबाइन पढ़ें तो ये पोटेशियम क्लोरेट बनता है। और अगर जब हम इन्हें हीट करेंगे तो हीट करने के बाद टेस्ट ट्यूब में हमारे पास जो गैस होगी O3 आपको नजर आ रहा है, ये ऑक्सीजन है। तो अगर मैं इसे सेपरेटली आपको बताऊं, ये क्या है? के किसका सिंबल है? पोटेशियम का। Cl क्या है? क्लोराइड। O3 क्या है? ऑक्सीजन। तो अब जब हम इसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो ये हमारे पास टर्म बनेगी पोटेशियम क्लोरेट। जब हम इसे हीट करेंगे तो हीट करने के बाद ये थोड़े लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो लिक्विड में चेंज होने के बाद क्या होगा कि फर्दर हीट करेंगे, इसी तरह टेस्ट ट्यूब में डालकर जैसे हमने यहाँ पे शुगर को किया है। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको फर्दर हीट करेंगे तो फर्दर हीट करने के बाद क्या होगा कि इसमें बबल्स बनना शुरू होंगे और वो बबल्स गैस के होंगे जो इवेपोरेट हो जाएंगे और हमारे पास वाइट पोटेशियम क्लोराइड बच जाएगा और ऑक्सीजन इसमें से एस्केप हो जाएगी। तो ये पोटेशियम क्लोरेट का जो है बताया हुआ कि किस तरह केमिकल चेंज इसके अंदर आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसे एक्सप्लोजिव, डिसइंफेक्टेंट्स और फायरवर्क्स वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं पोटेशियम क्लोरेट को। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन है ये बहुत डिफरेंट है केमिकली, क्योंकि पोटेशियम क्लोरेट के बाद जब ऑक्सीजन उसमें से निकल जाएगी तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो ये आएगी, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पहले ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद इसमें से गैस एस्केप हो जाएगी और फिर सॉलिड मटेरियल हमारे पास बचेगा। ठीक है, उसके बाद टॉपिक है हमारा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के टर्म में हम लोग ज़्यादातर सिंबल्स यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम की जगह पे मैंने Mg यूज़ किया। यहाँ पे आप देखिए पोटेशियम का सिंबल K है, क्लोराइन या क्लोरीन का सिंबल Cl है, ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आपको एटम वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि हम सिंबल्स को क्यों यूज़ करते हैं और हमें किस तरह पता चलता है कि उसमें कितने एटम हैं, ये हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, इसके बारे में आप पढ़ते हैं कि अगर हम उसे हवा में जलाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले मैग्नीशियम का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, यानी मैग्नीशियम रिबन। ये भी फायरवर्क्स वगैरह के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, फायरवर्क्स वगैरह के अंदर ये यूज़ होता है और इसके बाद हम इसको और भी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको हीट करना है हवा में, और जब वो बर्न होगा तो वाइट ऐश फॉर्म करेगा, और वाइट ऐश उसमें न्यू सब्सटेंस है। जब मैग्नीशियम जलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा। इसकी इक्वेशन भी देखते हैं, Mg प्लस O2। स्टूडेंट्स हमने क्या लिया, मैग्नीशियम। जब हमने उसको बर्न किया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा, क्योंकि ये बर्न करने के बाद वाइट ऐश में चेंज हो जाता है। जैसे अक्सर आप फायरवर्क्स में यूज़ करते हैं, फायरवर्क्स अक्सर बच्चे, तो उसमें से आपने देखा कि वाइट कलर की एक ब्राइट लाइट निकलती है, और उसके बाद जब उसमें से ब्राइट लाइट निकलती है तो उसमें देखें आपके वो जो रिबन है वो बर्न हो जाता है और वाइट ऐश में चेंज हो जाता है। तो ये भी केमिकल चेंज है जिसके अंदर आप देखें कि हम उसको वापस उसी कंडीशन में नहीं ला सकते। जैसे मैंने आपको केमिकल चेंजेस में बर्निंग ऑफ पेपर की एग्जांपल दी थी, बर्निंग ऑफ कोल की एग्जांपल दी थी कि जब हम उसे बर्न करते हैं तो वापस अपनी उस स्टेट में नहीं आ सकता। सेम इसी तरह ये प्रोसेस थे जिसमें हीटिंग ऑफ शुगर, जिसमें हमारे पास ब्लैक मैस बच जाता है।
ठीक है, तो ये अपने ओरिजिनल वन से टोटली डिफरेंट है और न्यू सब्सटेंस है। इसी तरह जब हम पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं, एक्सट्रीम हीट देते हैं, तो ये हमारे पास वाइट पोटेशियम क्लोराइड के फॉर्म में आ जाता है और इसमें से ऑक्सीजन एस्केप आउट हो जाती है। मैग्नीशियम को बर्न करें तो वाइट ऐश हमारे पास बचता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास मटेरियल बन जाता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसका कंपैरिजन देखिए, कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जो कि मैं आपको कई बार साथ साथ भी बता चुकी हूँ, लेकिन आई रिपीट, फिजिकल चेंज के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं कॉमनली, और केमिकल चेंज के अंदर हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं और न्यू सब्सटेंस बनता है। ये आपने याद रखना है कि इनमें न्यू सब्सटेंस बनता है। स्टूडेंट, इसके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं होती, यानी सब्सटेंस चेंज नहीं होता, यानी फिजिकल चेंज में कोई केमिकल चेंजेस नहीं होती, सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है वापस, तो इसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, इजीली रिवर्स हो सकता है। और जो केमिकल चेंज है उसके अंदर न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, राइट, और ये इजीली रिवर्सिबल नहीं है, सो वी कॉल्ड इट इरिवर्सिबल, राइट। लास्ट टॉपिक हमारा इसका है आज का, इम्पैक्ट ऑफ कंबस्शन ऑन एनवायरनमेंट। हमारी इन्वायरमेंट में कंबस्शन का क्या रोल है? तो स्टूडेंट्स, कंबस्शन जो है वो फ्यूल को बर्न करने का काम करती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो आप ये देखें कि हमारी जो नीड्स हैं, डेली लाइफ देखें या डोमेस्टिक नीड्स हैं, उनमें हम लोग बहुत कुछ, जैसे चूल्हा वगैरह जला रहे हैं, उसमें भी तो फ्यूल बर्न हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कि जितनी और गैसेस वगैरह निकलती हैं फ्यूल में से, वो हमारी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करने का काम करती हैं, क्योंकि वो हार्मफुल गैसेस होती हैं जो हमारी इन्वायरमेंट को जाके पोल्यूट करती हैं ड्यू टू कंबस्शन। और स्टूडेंट्स, आप इसमें डिफरेंट देख सकते हैं कि कौन कौन सी गैसेस जो हैं वो एमिट होती हैं और हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी, वाटर वेपर्स, मीथेन। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, अक्सर आप देखें कि जब हम लोग जो कूड़ा है, लिटर, उसे जब बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाती है, जो कि बहुत ही डेंजरस पॉइजनस गैस है और ये हमारी इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट करती है। इसके अलावा ये डस्ट में सूट कहते हैं, काला धुआं, SOOT, सूट, काला धुआं। उसके बाद फ्यूम्स कहते हैं ऐसे फासिद मादे जो हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने का काम करते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन्हें कहते हैं जो इजीली सॉलिड या लिक्विड कंपाउंड्स वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, सो हम इसे वोलाटाइल कहते हैं, ठीक है। वोलाटाइल की टर्म यहाँ पे यूज हुई है। वोलाटाइल क्या है कि जिसमें आपके कंपाउंड्स यानी सॉलिड और लिक्विड इजीली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में, इसे हम वोलेटाइल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी वो चीज़ें हैं जो कि यूज़ होती हैं कंबस्शन में, लेकिन इनके इफ़ेक्ट्स हमारी इन्वायरमेंट पे क्या हैं। तो आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं, इनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, यू हैव डिस्कस्ड इन योर प्रीवियस क्लास। और स्टूडेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और बाकी जो गैसेस हैं, इनकी वजह से क्या होता है कि हमारी इन्वायरमेंट पोल्यूट होती है, स्मोक का बाइस बनती है, जो कि आपको पता है कि डस्ट पार्टिकल्स स्मोक का मिक्सचर है, ये पॉइजनस गैस है। और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है ना, ऑक्साइड्स बनाते हैं हवा में, और जिसकी वजह से क्या होता है कि एसिड रेन कॉज करते हैं, राइट। इसके बाद आप देखिए लेड, सल्फर, ये ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इनको हम लोग पोटेंशियल कार्सिनोजेंस कहते हैं। इनकी वजह क्या बनती है कि अगर ये हमारी इन्वायरमेंट में मौजूद हैं तो आप देखें कि ये फेटल डिजीजेज यानी मोहलिक बीमारियों का बाइस बनते हैं, कैंसर कॉज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अक्सर ये होता है कि अगर हम लोग जब केमिकल रिएक्शंस वगैरह करते हैं तो हम उसे प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं करते, डिस्कार्ड नहीं करते। हमें चाहिए कि हम ऐसे रिएक्शंस को या रिसर्च वर्क के दौरान अगर हम हैवी मेटल्स का यूज़ कर रहे हैं तो उसको प्रॉपरली हम डिस्कार्ड करें,
ताकि वो हमारी सॉइल को डिस्टर्ब ना करें, जिसकी वजह से पौधे भी कुछ इफ़ेक्ट होते हैं। तो जब भी रिसर्च वर्क या जो साइंस स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो प्रॉपरली इसको डिस्पोज ऑफ या डिस्कार्ड करें, ताकि इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, राइट। उसके बाद है कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग का बाइस बनते हैं और इनसे भी कैंसर कॉजिंग जो है एजेंट्स डेवलप होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा इतना एलैबोरेटिव टॉपिक था केमिकल चेंजेस, जिसमें हमने डिफरेंट तरीके से केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा कि हम किस किस तरह केमिकल चेंजेस को देख सकते हैं। आपके सामने हमने कई एग्जांपल्स पढ़ी, जिसमें कंबस्चन, रस्टिंग, टार्निशिंग, उसके बाद 3 हमने केमिकल रिएक्शंस के थ्रू देखा, जिसमें हीटिंग ऑफ शुगर, हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोरेट और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। ये वो चीज़ें थी जिनके थ्रू हमें पता चला कि जो केमिकल चेंजेस हैं किस तरह होती हैं और उनसे जो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जा सकते। तो आपने इनको इसी तरह याद करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है इक्वेशंस की। आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का पता होना चाहिए। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।